मित्रों, लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जो जो आगे बढ़ती जा रही है, त्यों अपनी हार को निश्चय देखते हुए इंडी गठबंधन के नेताओं की निराशा, हताशा और कुंठा इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के अंदर से एक जहरीली जुबान के रूप में सामने आती जा रही है। पहले भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति एहसास कमतरी यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ईर्ष्या और ग्लानि के कारण अनेक प्रकार के आपत्तिजनक, अभद्र, निंदनीय बयान दिए गए। परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान में सिर्फ जहरीले सामान ही नहीं है, यह किसी सियासी फरमान का हिस्सा है। मतलब देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ अ पॉलिटिकल डिक्टेट which is being given from the top to carry on giving these type of dastardly statements not only against Prime Minister Shri Narendra Modi ji but going to the extent of creating a divisive mindset among the people of the country। यानी अब सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अवमानना और इसके बयान से आगे बढ़कर भारत के अंदर विभेदकारी, विभाजनकारी और राष्ट्र के विरोध तक जाने वाले, राष्ट्र की एकता पर आघात करने वाले बयानों तक आ गए। और कई बार ये लोग किस प्रकार का ज्ञान देते हैं, यही समझ से परे है। देखिए देश को कैसे भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। अभी केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनारी विजयन ने सीए के ऊपर बोलते बोलते एक बहुत विचित्र बयान दिया। यह बयान जितना विचित्र है उतना ही स्पष्ट इसकी मानसिकता है। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय और जय हिंद के नारे पहले 2 मुसलमानों ने लगाए थे, इसलिए क्या इस नारे को त्याग देंगे? पहली विभाजनकारी मानसिकता यही है कि यह भारत माता की जय और जय हिंद के नारे एक भारतीय ने लगाए, यह नहीं दिखाई पड़ता है, उसमें हिंदू और मुसलमान दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, उन्हें यह भी नहीं पता है कि जिसका उल्लेख वो कर रहे थे वो दीवान अजीमुल्ला खां, नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दीवान थे, उस पेशवाई साम्राज्य के जिसे भारत के इतिहास में हिंदू पद पातशाही कहा जाता है। तो देखिए आधा अधूरा ज्ञान, टकराव करने के लिए सब कुछ। तो मैं इंडी गठबंधन और कम्युनिस्ट पार्टी और श्री पिनारी विजयन के ज्ञान में और अभिवृद्धि करते हुए बता देना चाहता हूं कि वंदे मातरम जो आनंद मठ में लिखा गया, उसका सबसे पहले राजनीतिक मंच के ऊपर जो गायन हुआ वो 1895 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में हुआ और जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी। यही तो मैं कहना चाहता हूं, ये सब भारत की एकता के प्रतीक थे, मगर सियासत के मकड़ जाल में इन लोगों ने इन चीजों को इस रूप में प्रस्तुत कर दिया कि भारत की एकता के प्रतीक उद्घोषों को सांप्रदायिकता का प्रतीक बनाने का प्रयास किया। और जो चाल 100 साल पहले थी वो आज 100 साल बाद भी वही फितरत है। कृपया भारत की एकता और भारत के गौरव के उद्घोषों के ऊपर विभाजनकारी राजनीति से परहेज करना चाहिए। और पुनः मैं कह रहा हूं, इंडी गठबंधन इस बात का जवाब दे पूरी बात की आई कहां से। और मैं पुनः कहना चाहता हूं, उससे भी आगे बढ़कर जिस भारत माता की जय और वंदे मातरम की बात कहते हैं, पहले तो पता नहीं उनको, शायद वो लेफ्टिस्ट ही ज्ञान है। अरे भाई, ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्त में लिखा हुआ माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, यह धरती हमारी माता है, यह देश हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। गीता भी माता है, गंगा भी माता है, गौ भी माता है, भारत भी माता है, धरती भी माता है, मगर कम्युनिस्टों को उसमें कुछ और नजर आता है।
तो इसलिए अब यह सवाल स्वाभाविक रूप से बन जाता है कि इंडी गठबंधन के नेतृत्व के लोग इस बात का जवाब दें। अब आप आइए दूसरे राज्य पे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन साहब ये कहते हैं कि तमिलनाडु के लोगों को उनके लिए वोट करना चाहिए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनके मन में, अब तो मैं ये भी कहूंगा, सिर्फ अवमानना नहीं है, असुरक्षा का भाव आ गया है। I want to make it very clear that now the statement of Sri M.K. Stalin, who is trying to portray that Sri Narendra Modi ji is not working to the interest of Tamil Nadu people, is derived not only from the motive of having disrespect towards Prime Minister, but rather than it signifies a sense of insecurity in him. Because at present, Prime Minister Shri Narendra Modi is the most popular leader even in Tamil Nadu. और मैं फैक्ट के रूप में बता देना चाहता हूं, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने अभी काशी में एक माह पूर्व तमिल में जो बोला था उसे एआई के जरिए सीधे तमिल में ट्रांसलेट किया गया। मैं विनम्रता और चुनौती से डीएमके से पूछना चाहता हूं कि आज तक कभी किसी भारत के प्रधानमंत्री की स्पीच रियल टाइम में जो हिंदी भाषी क्षेत्र में दी गई हो, तमिलनाडु में नहीं, हिंदी भाषी क्षेत्र में दी गई स्पीच तमिल में ट्रांसलेट की गई है? अगर की गई हो तो बता दें। यह प्रधानमंत्री जी की राष्ट्रीय एकात्मता के प्रति भाव का प्रतीक है। क्या काशी तमिल संगम और सौराष्ट्र तमिल संगम कभी हुआ? आज भारत की राजधानी दिल्ली में गौरव का प्रतीक जिसमें G20 हुआ, उस भारत मंडपम के बाहर नटराज की जो मूर्ति लगी है, यह तो तंजावुर की से निकली हुई नटराज की वह मूर्ति है जिसे तमिल संस्कृति में सबसे गौरव का प्रतीक माना जाता है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आज आप भी चाहें तो नमो ऐप पे जाके चेक भी कर सकते हैं, सभी भारतीय भाषाओं में रियल टाइम ट्रांसलेशन उनकी स्पीच का अवेलेबल है। भारतीय भाषाओं के प्रति जो सम्मान और उनके विकास के लिए जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, शायद ये इन नेताओं के मन में असुरक्षा का भाव उत्पन्न करता जा रहा है। और हम ये भी पूछना चाहते हैं, आज तो आप उस कांग्रेस के साथ हैं जिसने एक नहीं अनेक बार तमिलनाडु में सरकार बर्खास्त की। श्री एमके स्टालिन कृपया बताएं कि 1998 में अटल जी की सरकार आने से पहले डीएमके की कौन सी सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाई थी? कांग्रेस ने तमिलनाडु में कभी विपक्ष की सरकारों को कार्यकाल नहीं पूरा करने दिया। और श्री पिनारी विजयन बताएं कि भारत के इतिहास की पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की ईएमएस नंबूदरीपाद जी के नेतृत्व में हुई, क्या कार्यकाल पूरा कर पाई थी? इसलिए जिनका अतीत इतना खतरनाक है वो आज के यथार्थ से डर रहे हैं। Those who are having this type of dark past, now they are fearful of the present day ground realities, which is having a very huge support from the grassroots level in favor of श्री नरेंद्र मोदी। तीसरा, कर्नाटक से। अब बताइए, कर्नाटक के कांग्रेस सरकार के संस्कृति मंत्री श्री शिवराज तंगडाडी ने बयान दिया है कि जो छात्र मोदी मोदी के नारे लगाए उनके ऊपर थप्पड़ मारने चाहिए। मैं पूरे देश के जो भी इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, अपार्ट फ्रॉम इंडी गठबंधन, पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में लोकतंत्र को समाप्त करने का अरण्य रोदन करने वाले, की रुदाली करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, राजनीतिक नारे लगाने के ऊपर आप थप्पड़ मारने की बात करेंगे और वो भी प्रधानमंत्री जी के नाम के ऊपर, और आप कहेंगे कि यह लोकतंत्र है? और फिर वहां तो कांग्रेस की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, सोनिया जी से, राहुल जी से, और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी जो वहीं से हैं, ये वही कांग्रेस पार्टी है
जो गांधी जी के विचारों का अपने को प्रतीक बोलती थी, जो कहा जाता था एक थप्पड़ मारे दूसरा थप्पड़ आगे कर दो, गाल आगे कर दो, अगर एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल आगे कर दो। इन विचारों वाले आज कहते हैं कि नारा लगे तो थप्पड़ मारना शुरू कर दो। ये अवश्यंभावी हार की हताशा में हिंसा तक उतर आने की एक खतरनाक प्रवृत्ति का प्रतीक है। यह कांग्रेस उन्हीं गांधी जी की प्रतीक है जिन्होंने तो नोआखली में जाके इसलिए अनशन किया था कि अगर हिंदू समाज के लोग मारे भी जा रहे हैं, हिंसा भी कर रहे हैं, हत्याएं भी हो रही हैं, तो भी प्रतिक्रिया मत करो, शांति से बैठे रहो, और राज कहते थप्पड़ मारना शुरू कर दो। इसलिए यह दर्शाता है कि ये राहुल गांधी की कांग्रेस का गांधी की कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। केरल का बयान इंडी गठबंधन के सीएम, तमिलनाडु का बयान इंडी गठबंधन के सीएम, और कर्नाटक जहां प्रत्यक्ष कांग्रेस की सरकार है, कम से कम कांग्रेस को आज स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि इस प्रकार के विभाजनकारी, इस प्रकार के विभेदकारी और इस प्रकार के हिंसात्मक, दिस टाइप ऑफ डिविजिव एंड वायलेंस प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स आर हैविंग एनी रिलेवेंस इन द डेमोक्रेसी और नॉट। और मैं इसलिए यह कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जांचे परखे और खरे नेतृत्व में प्रखरता के साथ जन जन का समर्थन लेते हुए 400 पार के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, वहीं अंतर विरोधों से, कुंठा और अवसाद से ग्रस्त होकर अनेक प्रकार के नकारात्मक बयानों को देते हुए यह तथाकथित इंडी गठबंधन सिर्फ पराजय नहीं, मैं कहूंगा आत्मघात की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत पर विश्वास करते हैं। सारा भारत आज एक नए स्वरूप में आगे बढ़ रहा है। आज से तो हिमाचल मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक नई करवट लेता हुआ दिख रहा है, और भारत की युवा पीढ़ी बहुत स्पष्ट रूप से देख रही है कि उसकी आकांक्षाएं इस नई राजनीति के साथ हैं। ये पुराने जमाने की घिसी पिटी राजनीति, वर्ग, जाति, क्षेत्र में विभाजन करके व्यक्तिगत स्वार्थ और अहंकार को साथ में रखकर चलने की राजनीति अब पूरी तरीके से आउट ऑफ डेट, यानी कालबाह्य हो रही है, वो उसके साथ खड़े हैं। तो मैं देश की जनता से सिर्फ यह आह्वान करना चाहता हूं कि इन चुनावों में ऐसी प्रतिगामी शक्तियों, यानी ऐसी रिग्रेसिव फोर्सेस को बिफिटिंग रिप्लाई दें, समुचित प्रत्युत्तर दें, और मोदी जी के पक्ष में इस रूप में खड़े हों कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। धन्यवाद। Lastly, I would like to urge and request to youth of this country that the time has come to come along with Prime Minister Shri Narendra Modi ji for ushering India into a new era which will make it economic superpower, the most prominent country in the world, which is its legitimate and designated place since most of the time in the history. The time has come. Rather than these type of outdated, regressive politics of the past generation, which was based upon division on the base of linguistic, division on the base of region, division on the base of caste, and trying to portray these things, and the real thing is to control all the wealth and power in favor of their family. This is to be discarded, and in new era, a new politics under Shri Narendra Modi ji is to be supported. So, in this context, I would like to add one thing, that whatever darkness they want to put forth in front of India, but the youth is witnessing a great future ahead. With the Robert Frost poem, woods are lonely, dark and deep, but I have promises to keep,
and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. So we are marching ahead, miles under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, to make India a new, powerful, developed and Jagat Guru. मित्रों, एक एक करके प्रश्न। देवेंद्र परासर, इंडिया टीवी। एक बात में तो बहुत दम है। उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट जो थे वो दूसरे कई लोग डील कर रहे थे। पहले उनकी गठबंधन की एक नेता हैं जिनके प्रश्न वाले अकाउंट विदेश से डील हो रहे थे। अब कांग्रेस की, आप ये समझिए, जो सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है वो कह रही है उनके अकाउंट कई लोग डील करते हैं। बहुत साफ है कि कांग्रेस की जो बातें हैं, इनके अकाउंट्स कहां से डील होते हैं, ये देश को समझना चाहिए। कौन कौन सी शक्तियां डिजिग्नेटेड डिजाइन मैसेजेस भेज देती हैं जो सीधे एज इट इज कर दिए जाते हैं। ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन किसी अज्ञात शक्तियों के हाथ में खेल रहा है। एक मिनट सर। हिमांशु, आज तक। सर, आपकी पार्टी के एमपी हैं दिलीप घोष, उन्होंने आज एक बयान दिया है। बंगाल की मुख्यमंत्री गोवा में जाकर कहती है मैं गोवा की बेटी हूँ, त्रिपुरा में कहती है मैं त्रिपुरा की बेटी हूँ, और ये बताएं कि वो उनके पिता कौन है, ऐसे किसी की बेटी ना बन जाए। देखिए, इस बयान के संदर्भ में मुझे जानकारी नहीं है, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यह मानते हैं कि हर भारतवासी भारत मां का ही बेटा और बेटी है, और हम सब उस भाव में विश्वास रखते हैं, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। आनंद पांडे, टीवी 9। सर, आपने जिन बयानों का जिक्र किया, क्या इसकी शिकायत और चुनाव संपन्न करेंगे? जिन इस विषय में हमारी स्थानीय इकाई निर्णय लेगी, जहां तक मेरी जानकारी है वो संभवतः इसकी शिकायत करेंगे। कमलेश जी। देखिए, ये नई राजनीति का नया किरदार है कि कट्टर ईमानदार कारागार से आदेश पारित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें क्या इथिकल है, इससे ज्यादा गंभीर इसमें पॉलिटिकल इशू है। ये देश की जनता के सामने एक बात बहुत साफ करता है कि जो लोग आके दावा करते हैं ना कि हम आएंगे और नई राजनीति लाएंगे, नया सवेरा लाएंगे, उनकी असलियत क्या होती है वो दिख गया। तो जो कुछ केजरीवाल जी कर रहे हैं, इसका जो तकनीकी पक्ष है, जो लीगल पक्ष है, उस पर तकनीकी और लीगल एजेंसीज काम कर रही हैं, पर यह एक संदेश देता है पूरे देश को कि अब प्रयोग धर्मी राजनीति का प्रयोग करने का अवसर भारत की जनता के पास नहीं है। भारत जिस निर्णायक दौर में है, उसमें तपे तपाए आजमाए मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का समय है। किसी नई, if anybody wants to indulge in the experimental politics, it can be very detrimental for the moral fabric of the country and of the society. ऐश्वर्या पालीवाल। रविकांत राय। सर, समाजवादी पार्टी के नेता हैं एसटी हसन, उन्होंने कहा है कि हमें परवरदिगार पे पूरा भरोसा है, इंशाअल्लाह इस बार जालिम का खात्मा होगा। हम किसी का नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन आप जो उन्होंने कहा है, तो मैं भी ये कहना चाहता हूं, अब उन्होंने परवरदिगार का नाम लिया तो मैं उसी पे उनको जवाब दे देना चाहता हूं कि साहब, वो मोदी विरोध की नफरत में इस कदर एहसास कमतरी से वाबस्ता है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हकीकत क्या है। तो जिसे कहते हैं, और इतनी दरार उनके दरो दीवार पे है कि परवरदिगार भी उसे बचा पाएंगे नहीं, मैं नहीं कह सकता। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि इस गठबंधन में नहीं दिखती किसी को कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पे चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार, और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। कोई तो जमानत पर रिहा है, कोई है फरार। इसलिए अब उनके लोग ही उनसे आजिज होकर, और देश की जनता कह रही है कि उनके लोग, यानी मैं केटी हसन और समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि ये रश्क जन्नत अब मुझे रास आती नहीं, मैं तो जहन्नुम में ही खुश था, ऐ मेरे परवरदिगार। मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ। Yesterday, when this controversy broke out, both HS Ahir, Congress leader Supriya Shinde, on the same day tweeted a derogatory statement
again they both said that somebody else accessed it, but two leaders making same statement on same day, sir. Do you think it's part of a larger plan? How do you see? That's why I have used the word that consistently these type of negative, dastardly statements are coming not by just by default, it is coming by design. इसीलिए मैंने कहा कि नफरत की दुकान के ये जहरीले सामान किसी सियासी फरमान के आधार पर आ रहे हैं. There is a political dictate which has been designed to create a negative atmosphere because उनको पता है कि पॉजिटिव पर तो वो कोई बात करने की स्थिति में नहीं है. प्रज्ञा साक्षी। सर अधीर रंजन चौधरी जी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि वरुण गांधी को बीजेपी ने टिकट इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो गांधी फैमिली से हैं, उनको हमारे साथ आना चाहिए, हम उनको चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो राहुल गांधी जी के बयान के बारे में तो बता नहीं सकते हैं कि अभी तक राहुल गांधी का टिकट अमेठी से क्यों नहीं घोषित हुआ है, और वो अगर हमारे बारे में बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको अपने बारे में सोचना चाहिए. और फिर अगर वो ये कह रहे हैं तो इसका मतलब वो मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई युवा नेता जो मोदी जी की सेना का है वो बड़ा नेता तो है. मतलब अब उनके बड़े नेता कितने बड़े हैं और कितने छोटे हैं उनके बयान से साबित हो जाता है.